उर्दू बैठक स्टडी सर्कल की तरफ से रमन सागवाल, हमारे सब जो मेंबरान हैं और उनकी तरफ से भी अपनी मेहमान खुसूसी महर अफशां फारूकी मैम का इस्तकबाल करता हूँ। और बहुत इसको अपने लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात समझता हूँ कि हमारे इस तालिब इल्मों के छोटे से हलके के लिए मैम ने अपना कुछ वक्त वक्फ किया है। तो मैम के ज़रा मैं एक तारुफ आप लोगों से करा दूं जो लोग नए हैं, कि मैम वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। और मैं बहुत इनका जो काम है उसकी जो कहना चाहिए कि जो नुदरत देख के जिस जिस तारीख गोशों पे उर्दू अदब के इन्होंने रोशनी डाली है पिछले कुछ बरसों में, चाहे हसन अस्करी हो। हसन अस्करी कितनी बड़ी शख्सियत थे, पर बड़े मलाल की बात है कि उन पर उनके इंतकाल के बाद उस कदर काम नहीं हुआ, मैम ने किया। गालिब के मुस्तरद कलाम पर, नुस्खा हमीदिया पर मैम का काम बहुत काबिल तारीफ समझा जाता है। गालिब का जो मुस्तरद कलाम था उस पर सिर्फ मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने काम किया था। अब्दुल बारी आसी, एक तो वही अब्दुल बारी आसी साहब जिनका मजमून मुवाजना मोमिन व गालिब हम लोग जिसको पढ़ भी चुके हैं सब लोग मिलके, 1928 में जो निगार में छपा था। और ज्ञानचंद जैन साहब ने किया कुछ काम। उसके बाद मैम ने उस पे भी बहुत गहराई से काम किया। गालिब के फारसी कलाम पे मैम ने बहुत हैरानी का इजहार किया कि इस पे क्यों काम नहीं उतना हुआ है, जबकि गालिब अगर हम एक मजमूई तौर पर उस शख्सियत को बड़ा समझते हैं तो वो शख्सियत अपने फारसी कलाम को बहुत अजीज रखती थी। फारूकी साहब ने अपने जो गालिब अफसाना लिखा था सवार और दूसरे अफसाने में, उसमें एक जगह जिक्र किया है कि शिबली नोमानी ने जब गालिब के इंतकाल के 40 साल बाद शेरुल अजम छापी 5 वॉल्यूम्स में, तो उसमें गालिब की फारसी कलाम का कहीं नामो निशान भी नहीं था। तो इस तरह से गालिब के फारसी कलाम को ईरान वाले तो खैर क्या इज्जत देंगे, हिंदुस्तान में भी तकरीबन वो एक भुला दिया गया जैसे ऐसा लगता है। तो ये सब एक मैंने मैम का एक बुनियादी सा तारुफ कराया है। इसके अलावा मैम जो कंटेम्प्रेरी अखबारात हैं, जो लिटरेरी फेस्टिवल्स हैं, उनके हवाले से अपना जो इल्म है वो समाज के साथ साझा करती रहती हैं। तो अपने मेहमान खुसूसी और सामीन के दरमियान ज़्यादा देर मुखिल हुए बगैर मैं मैम को दावत देता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी तकरीर मुअज़्ज़ज़ से हमें मुस्तफ़ीद करें। जी शुक्रिया सकबाल साहब। और अच्छा, मैं अपना गला थोड़ा सा साफ कर लूँ यहाँ। यहाँ पर खामोशी बहुत है, तो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह से, अब इस वक्त 9 बजे हैं, मैंने किसी से बात नहीं की है सिवाय अपने कुत्ते दिलकश से, तो मेरा गला थोड़ा सा रौंधा हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये स्टडी सर्कल कायम किया है और इसमें बहुत सारे मेरे मुअज़्ज़िज़ लोग इसमें शामिल हैं, और मुझे बहुत स्मृति को देखकर खुशी हो रही है। और इंशाल्लाह और सबसे भी फर्दन फर्दन मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो चूंकि हमारे पास वक्त कम है, मुझे असल में कहीं जाना है, तो मैंने 1 घंटे का वक्त निकाला है। तो मैं सोचती हूँ कि आज की जो भी बातचीत है उसको तकरीर क्या कहें, बल्कि हम उसको बातचीत गुफ्तगू ही कहते हैं, वो उसका आगाज हम करते हैं। तो इस पर मैंने ये सोचा कि इस गुफ्तगू का आगाज मैं अपने कुछ पसंदीदा अशार से करूँ। मोमिन के जो कुछ अशार मुझे पसंद है, मैं उनसे पहले आपको सुनाऊं। जी मैम, एक तो इरशाद। पहला तो ये है, मांगा करेंगे अब से दुआ हिज्र यार की। मांगा करेंगे अब से दुआ हिज्र यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। वाह वाह, वाह वाह क्या वाह। बात है। हाँ, और मैं भी कुछ खुश नहीं वफा करके। मैं भी कुछ तुमने खुश अच्छा नहीं किया। वफा करके, तुमने अच्छा किया निबाह न की। मतलब वाह वाह शोखी वाह। देखिए क्या अंदाज है। तो एक आध अशार और सुन लीजिए, क्योंकि इनको सुनने के बाद आपको थोड़ा सा ये मालूम होगा कि मोमिन का अंदाज गालिब से या उनके और मुतासरीन से किस तरह से मुख्तलिफ है। अम, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में दुनिया में क्या क्या नहीं नहीं। होता। वाह वाह। उसने क्या जाने क्या किया लेकर, उसने क्या जाने क्या किया, क्या का इस्तेमाल देखिए। उसने क्या जाने क्या किया लेकर, दिल किसी काम का नहीं होता। वाह, वाह वाह वाह। वाह।
है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना, है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। क्या वाह। बात है, क्या क्या बात बात है। है। क्या मजा आ गया होगा। मजा। और आखिरी एक शेर और मैं सुना दूं। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक। एक तो गैरत नाहीद बहुत अच्छा कहा है, बहुत और अच्छा। फिर राग दीपक को ले आए हैं। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो बस तो देखो। देखो। वाह। वाह। क्या कहते हैं। यस, तो मैंने सोचा कि इस तरह से महफिल को गर्म किया जाए थोड़ा सा। मोमिन के चुनिंदा अशार जो मुझे खास तौर से बहुत पसंद है। वैसे तो उनका सबसे मशहूर शेर वही है जो गालिब ने कह दिया था कि मैं अपना पूरा दीवान उस पर निसार कर दूं, तुम मेरे पास होते हो गोया जी जब जी। कोई दूसरा नहीं होता। और ये शेर जो है असल में इसके माने ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बड़ा ही ये एम्बिगुअस और एनिग्मेटिक शेर है मोमिन का। जी ये उस गजल से वो ये पूरी गजल ही बहुत ही मार्का खेज है। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। इस ये इसका मतला है। तो पूरी गजल ही बहुत ही उम्दा है। और ये शेर गालिब का चुनिंदा शेर है इस पर हम गौर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इसकी तह तक पहुंचना खासा मुश्किल है, क्योंकि गोया का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और मेरी तो पूरी तरह से ये शेर कभी समझ में नहीं आया। बहरहाल, तो क्योंकि मेरा जो रिसर्च का जो अंदाज है वो जो उर्दू दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े नक्काद हैं उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि मेरी ट्रेनिंग हिस्ट्री में हुई, और मेरी शुरू से फिर ये एक तरह से जिस जिस सब्जेक्ट में जिस जिस मौजू पे या जिस जिस डिसिप्लिन में इंसान पीएचडी करता है उसमें इतनी काविश करनी पड़ती है कि फिर उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे मुझे ये बीमारी लग गई कि मैं हर चीज का पस मंजर जरूर देखती हूँ, और मैं उसको हम्म। सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखती। जैसे कि बहुत सारे उर्दू नक्काद जो हैं वो एक आइसोलेशन में देखते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। और दूसरी चीज वो ये करते हैं कि मुआजना बहुत करते हैं, मतलब गालिब और मोमिन का मुआजना या ज़ौक़ और गालिब का मुआजना। तो ये तो एक तरीका है, खैर हमारी तहजीब में इस तरह से किया जाता है, तो ये तो एक एक्सेप्टेड तरीका है। लेकिन हम इससे थोड़ा सा हट करके एक नए जाविये से इसको इसको देखना चाहते हैं। तो आज हम सिर्फ दो बातें करेंगे। पहली बात तो ये है कि मोमिन का हुलिया ऐसा क्या है कि मोमिन की एक एक पलकों से लेकर के वो किस तरह के कपड़े पहनते थे यहाँ तक हमको उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी क्या बात थी कि मोमिन की पर्सनालिटी में या उनके हुलिये में ऐसी क्या कैसा क्या था कि उनके बारे में हम लोगों को इतना ज्यादा डिटेल में बताया जाता है? और दूसरी बात ये हम इस पर गौर करना चाहते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि उर्दू के बहुत बड़े तारीख निगार हैं और बहुत ही बड़े मिज़ा निगार और मौजून मजमून निगार भी हैं, उन्होंने जब अपनी उर्दू अदब की तारीख लिखी, आब हयात, तो उसके पहले एडिशन में उन्होंने मोमिन को शामिल नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा एक सॉर्ट ऑफ एक एरर सा नजर आता है या एक कमी सी पर। लेकिन इसकी ऐसा क्यों हुआ? आई मीन एक इंसान जो कि इतनी काविशों के बाद एक इतनी बड़ी हिस्ट्री लिख रहा है जिसमें कि गालिब, ज़ौक़, सारे जो उस जमाने के जो बड़े शायर हैं उनका जिक्र है, लेकिन मोमिन को उन्होंने उसमें से गायब कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? और जब वो छप करके आई वो हिस्ट्री आब हयात, तो लोगों ने थोड़ा सा एतराज किया कि भाई ऐसा क्यों आपने किया कि आपने मोमिन को ही गायब कर दिया। तो उन्होंने उसका एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि
फीका सा जवाब दिया कि मुझे मोमिन के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। मैंने कोशिश की थी कि तो ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि मोमिन का दीवान तो छप के आ ही चुका था। 1845 में, 1841 में गालिब का दीवान छपा और 1845 में मोमिन का दीवान छपा। तो जब शायर का दीवान मौजूद है तो फिर ये बहाना तो बिल्कुल बहाना ही है कि भाई क्यों उन्होंने शामिल नहीं किया। बहरहाल उसके बाद उन्होंने जब दूसरा एडिशन आब हयात का आया तो उसमें उन्होंने मोमिन को शामिल किया। तो इन दो बातों को लेकर के हम अपनी आज की गुफ्तगू पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको फरहत अली बेग की जो मशहूर तसनीफ है दिल्ली का आखिरी मुशायरा या दिल्ली की आखिरी शमा, उसमें जो उन्होंने मोमिन के हुलिया बयान किया है, सबसे पहले हम उसको पढ़ करके आपको सुनाएंगे कि मोमिन के बारे में उन्होंने कैसे लिखा है, क्या डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। तो दिल्ली का आखिरी मुशायरा, अगर आप उससे वाकिफ नहीं हैं, तो ये एक फिक्शनल मुशायरा है जो फरहतुल्लाह बेग ने लिखा, जिसमें कि उन्होंने एक तरह से 1836 में एक में मुशायरे की किस तरह से होते थे जब बहादुर शाह जफर बादशाह थे और मिर्जा फखरू भी थे, तो वो उसमें क्योंकि जो 19th सेंचुरी का जो वो दौर है, देखिए हमने आपको बताया ना कि हमारा जो अप्रोच होता है वो हिस्टोरिकल होता है। तो 19th सेंचुरी में, जैसे कि मेरे वालिद ने भी जो उनकी जो बहुत ही मशहूर नॉवल है कई चांद थे सर आसमां, उसमें भी उन्होंने 19th सेंचुरी को ही लेकर के वो नॉवल का बैकड्रॉप है। तो 19th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, और न न सिर्फ गुजरे हैं बल्कि वो कंटेम्प्रेरीज थे। तो इस वजह से मिर्जा बेग ने सोचा कि जब इतने बड़े बड़े शायर मौजूद हैं तो क्यों ना एक ऐसा मुशायरा लिखा जाए जिसमें वो सब आते हैं, वो सब शायर आते हैं और वो अपना कलाम पेश करते हैं। तो उसको उन्होंने जब मुशायरे का मतलब एक तमहीद बांधी पूरी कि किस तरह से वो मुशायरा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वो क्या कहते हैं, हर एक शायर के घर में जाते हैं उसको दावत देने के लिए। तो मोमिन के यहाँ जब जाते हैं तो मोमिन का हुलिया उन्होंने इस तरह बयान किया है। हकीम मोमिन खां मोमिन की उम्र 40 बरस की थी। कशीदा कामत, सुर्ख व सफेद रंग था जिसमें सब्जी झलकती थी। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, लंबी लंबी पलकें, लंबी लंबी पलकें, खिंची हुई भवें, लंबी सुतवा नाक, पतले पतले होंठ, उन पर पान का लाखा जमा हुआ, मिस्सी आलूदा दांत, हल्की हल्की मूछें, खशखाशी दाढ़ी, भरे भरे दंद, पतली कमर, चौड़ा सीना और लंबी लंबी उंगलियां। सर पर घूंघर वाले लंबे लंबे बाल, जुल्फें बनकर पुश्त और शानों पर बिखरे हैं। कुछ लटें पेशानी के दोनों तरफ काकुलों की शक्ल रखती हैं। कानों के करीब थोड़े से बालों को मोड़कर जुल्फे बना लिया था। बदन पर शरबती मलमल का नीची चोली का अंगरखा था, लेकिन उसके नीचे कुर्ता न था, और जिस्म का कुछ हिस्सा अंगरखे के पर्दे में से दिखाई देता था। गले में सियाह रंग का फीता, उसमें छोटा सा सुनहरी तावीज, कारकेजी रंग के दुपट्टे को बल देकर कमर में लपेट लिया था और उसके दोनों कोने सामने पड़े हुए थे। हाथ में पतला सा खार पुष्ट, पाँव में सुर्ख गुलबदनी का पैजामा, मोहरियों पर से तंग और ऊपर जाकर किसी कदर ढीला। कभी कभी एक बार का पैजामा भी पहनते थे, मगर इसी किस्म का हो हमेशा रेशमी और कीमती होता था। चौड़ा सुर्ख नेफा, अंगरखे की आस्तीनें आगे से कटी हुई, कभी लटकती रहती थी और कभी पलट कर चढ़ा लेते थे। सर पर गुलशन की दो पलड़ी टोपी, उसके किनारे पर बारीक लेस। टोपी इतनी बड़ी न थी कि सर पर अच्छी तरह मंड कर आ गई थी। अंदर से मांग और माथे का कुछ हिस्सा और बाल साफ झलकते थे। गरज ये कि निहायत खुश पोशाक और जामा जेब आदमी थे। अब आप देखिए उन्होंने कितनी बारीकी से मोमिन की हुलिया बयान की। हम्म, मिर्जा फतुल मिर्जा बेग ने मोमिन को तो नहीं देखा था ना, तो कैसे उन्होंने
हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि अभी हमने मोमिन का हुलिया बहुत पढ़ के सुनाया था, जिसमें एक एक चीज उनकी बयान है, कि यहाँ तक कि उनकी पलकें कैसी थीं और उनके बाल कितने किस कदर घुंघराले थे, और वो जुल्फें कैसे काटते थे, और वो कुर्ता पहन जो अंगरखा पहनते थे उसके नीचे कुर्ता नहीं पहनते थे, और टोपी उनकी कैसी थी। तो ये सारे डिटेल्स मिर्जा बेग को कहाँ से मिले? पहला पहला सवाल तो ये है। दूसरा, इस तो इस चीज को लेकर के मैंने थोड़ा सा डिटेक्टिव वर्क किया कि कहाँ से इनको मिले। तो मुझे ये मालूम हुआ कि जब मोहम्मद हुसैन आजाद ने दोबारा सेकंड एडिशन छापा आब हयात का, तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मोमिन का दिया है, और वो डिस्क्रिप्शन उनको हाली से मिला, क्योंकि हाली ने बहुत लंबा लिख करके मोहम्मद हुसैन आजाद को भेजा, कई सफ़े, मतलब दसियों सफ़े, एक एक डिटेल। लेकिन आजाद ने उसमें से कुछ चीजें बस तराशी, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उन्होंने उसमें से निकाल करके दिया। तो उस चीज को लेकर के मिर्जा फतहुल्लाह बेग ने इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन बनाया मोमिन का। अच्छा, चलिए, अब ये डिस्क्रिप्शन हो गया। अब दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि मोमिन का एक पोर्ट्रेट मुझे मिला। अब वो पोर्ट्रेट जो है वो हू बहू जो डिस्क्रिप्शन मोमिन का मिर्जा बेग ने दिया वो उसको कंफर्म करता है। तो ये समझ में नहीं आया कि पोर्ट्रेट पहले बना या डिस्क्रिप्शन पहले उन्होंने लिखा। अब पोर्ट्रेट जो है वो, उसके आर्टिस्ट हैं जीवन राम। तो और ये पोर्ट्रेट जो है, आप यकीन करिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है। तो मेरे लिए कुछ खास मुश्किल नहीं था। मैं जब बॉस्टन गई तो मैंने वहाँ लाइब्रेरी में जा करके उस पोर्ट्रेट को देखा, और मुझे ये बताया गया कि एक बहुत ही मशहूर आर्ट हिस्टोरियन है, रैकल वेल्च। उन्होंने ये पोर्ट्रेट यूनिवर्सिटी को गिफ्ट किया था। लेकिन ये नहीं मालूम हुआ कि रैकल वेल्च को ये पोर्ट्रेट कहाँ से मिली। ये बात अभी तक मालूम नहीं है। अच्छा, तो अब ये मुझे देखना था कि जीवन राम और मोमिन में क्या कनेक्शन है। आखिर जीवन राम ने मोमिन का पोर्ट्रेट क्यों बनाया? मतलब ये एक बड़ी नई सी बात है ना, कि कोई, मतलब और तो किसी शायर के पोर्ट्रेट्स मतलब इतने प्रोफेशनल तरह से बने हुए हमें नहीं मिलते। मोमिन का एक दूसरा पोर्ट्रेट भी है जो निगार में आपने देखा होगा, क्योंकि निगार का पर्चा मैंने भी, मेरे पास भी है। अम, तो उसमें भी एक पोर्ट्रेट है, और उसका वो उनका साइड पोर्ट्रेट है, प्रोफाइल है ना। उसमें भी उनकी वो जुल्फें, और वो हाथ में वो लिए हुए हैं खार पुश्त। आप जानते हैं खार पुश्त किसको कहते हैं? जिससे वो पीठ खुजलाते हैं। तो आखिर वो बंदा खार पुश्त क्यों हाथ में लिए हुए है? ये मेरे समझ में नहीं आया। या हो सकता है भाई उस जमाने में ये फैशन रहा हो कि लोग खार पुश्त लेकर के चलते हो, लेकिन पब्लिकली कोई अपनी पीठ पीठ को जाता होगा? ये तो मुझे अजीब सा लगा। बहरहाल वो हाथ में उनके वो पतला सा खार पुश्त भी है उस पोर्ट्रेट में। तो जब मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस पोर्ट्रेट को देखा, तो मुझे पता चला दैट इट इज दिस दैट पोर्ट्रेट हैज बीन ड्रॉन बाय मिर्जा फतहुल्लाह बेग। So then I was able to put the two together. But it took a lot of detective work on my part. Um, and then I also, जब मैंने ये दिल्ली की आखिरी शमा को मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, तो उसकी जो तमहीद है, जो उसका शुरू का प्रेफेस है, उसमें मिर्जा फतहुल्लाह बेग जो है वो शुरू में यही कहते हैं कि मुझे मोमिन की एक कलमी तस्वीर मिली, और उस कलमी तस्वीर ने मुझे ये आइडिया दिया कि मैं ये मुशायरा लिखूं। तो वो कलमी तस्वीर उन्होंने खुद ही बनाई थी एक्चुअली। आई डोंट थिंक कि वो, पहले तो मुझे लगा कि शायद वो कलमी तस्वीर वो पोर्ट्रेट हो सकता है जो जीवन राम ने बनाया। लेकिन बाद में मुझे ये अंदाजा हुआ कि नहीं, ये वो कलमी तस्वीर नहीं है, बल्कि जब निगार पर्चा मुझे मेरे हाथ में आया तो मैंने देखा कि उसमें साइन किया हुआ है किनारे से किनारे मिर्जा फतहुल्लाह बेग। तो मेरे समझ में आया कि ये पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है। तो ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई एक पोर्ट्रेट की। लेकिन जीवन राम और मोमिन में क्या कनेक्शन है, इसको भी मैंने बहुत ज्यादा इसको प्रोब किया मैंने, बल्कि मतलब, तो मुझे ये मालूम हुआ कि मोमिन की दो शादियां हुई थी, और पहली शादी उनकी
जिस घराने में हुई थी वो घराना मेरठ के पास सरधना एक जगह है जहाँ से बेगम समरू का ताल्लुक है, जहाँ बेगम समरू ने भी का वो था। तो वो सरधना से जीवन राम का भी ताल्लुक है। सो आई मीन it's a stretch that Jeevan Ram and Momin might have met in Sardana. But, I mean, history is full of such strange events. It's entirely possible that Jeevan Ram met Momin in Sardana. Anyway, Momin की 2 शादियां हुई थी, पहली शादी उनकी सरदना में, लेकिन वो शादी कामयाब नहीं हुई और फिर उनके बाद में दूसरी शादी भी हुई। और मोमिन की पहली शादी ये भी बता दें बहुत देर में हुई थी उस जमाने को देखते हुए। ही वॉज इन हिज लेट 20s जब उनकी शादी हुई। वो उसकी वजह भी ये थी कि वो खासे बांके मशहूर थे और उनके इश्क के चर्चे पूरे में हुआ करते थे। तो बहरहाल जीवन राम पे मैंने थोड़ी रिसर्च की जिसमें मुझे बहुत ही लुत्फ आया कि जीवन राम का बेगम समरू से क्या कनेक्शन है। अब जीवन राम ने किस तरह से बेगम समरू ने जो चर्च बनाया था वहां पर उन्होंने कितने कलमी तस्वीरें बनाई वगैरह वगैरह। एनीवे, तो ये ये सारी चीजें जो हैं इन सब से मुझे ये अंदाजा मिला कि मैं जो अपनी किताब लिख रही हूँ मोमिन पर, अभी तो बिल्कुल मैं सिर्फ रिसर्च ही कर रही हूँ, अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया है सच। तो उस किताब में मैं मोमिन को पोजीशन किस तरह से करूंगी, मोमिन एज अ पोएट, मोमिन एज अ फिजिशियन, मोमिन एज एन एस्ट्रोलॉजर, मोमिन एज अ राइटर ऑफ puzzles and mysteries and all of that, and also मोमिन एज अ सिंगर। वो गाते बहुत उम्दा थे और उनको मौसीकी से बहुत रग़बत थी और वो जब गाते थे तो उनकी आवाज बहुत सहरामेज थी। तो ये मोमिन की शख्सियत और मोमिन की शायरी दोनों ही खासी दिलचस्प भी हैं और बाइसे एक मिस्टीरियस भी थोड़ी सी हैं। मतलब इन द सेंस कि मोमिन और गालिब जो हैं वो कंटेम्प्रेरीज हैं, लेकिन एक ही शहर में रह करके, ये तो आपने भी मतलब मैंने लिखा है एक मजमून में कि एक ही शहर में रह करके दोनों की जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो मुख्तलिफ हैं। मोमिन comes from a well-to-do family of physicians. वो शायरी उनके लिए एक मशगला है। उनको जरूरत नहीं है कि वो उन्हें मुशायरे में बुलाया जाए या वो कोर्ट में जाएं या वो किसी की चापलूसी करें या वो किसी के। तो इसलिए उनकी शायरी में एक का जो मिजाज है वो गालिब से बहुत मुख्तलिफ है। अब उसको आप नाजुक ख्याली कह लीजिए। बहुत से लोगों ने उसको कहा है कि मोमिन की शायरी में तगज़ुल है। तगज़ुल क्या चीज होती है? तगज़ुल का मतलब है गजलियत। तो फिर सवाल उठता, व्हाट इज गजलियत? आई मीन गजलियत तो भाई एक तो ये हुआ कि गजल का स्ट्रक्चर है। वो सभी को मालूम है कि काफिया, रदीफ और बहर और ये सब होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरली मेन चीज तो गजल में स्ट्रक्चर है। अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है तो वो गजल नहीं है ना। जैसे कि एनी अदर पोएम that doesn't have those things जो कि गजल को डिफाइन करती हैं, यानी कि रदीफ, काफिया, बहर, तो वो गजल नॉन गजल बन जाती है। अब उसके अलावा तगज़ुल क्या है? तगज़ुल को लोगों ने बहुत तरह से डिफाइन तो नहीं किया है, लेकिन समझ में यही आता है कि तगज़ुल का मतलब है शायद नाजुक ख्याली या फिर गजल का जो मूड है उसको किसी तरह से कैप्चर करना। तो गजल का मूड मतलब ये सब बातें बहुत वेग हैं। और ये जो पुराने नक्काद थे हमारे हुआ करते थे, मसलन
जैसे आई डोंट वांट टू से कि आरसी का मजमून अच्छा नहीं, आई थिंक आरसी के मजमून में बहुत कुछ है सीखने के लायक, क्योंकि उन्होंने गालिब और मोमिन की हम बहर हम जमीन तीन गजलों का उन्होंने मुआजना किया है। और ख़ास तौर से उन्होंने कुछ अशार भी छांटे हैं जो बहुत ही सिमिलर हैं, और उस पे उन्होंने तशरीह की है और बताया है कि कहाँ पे मोमिन सुपीरियर हैं गालिब से, वगैरह वगैरह। मतलब एक तरह की वो जैसे तनकीद वो होती थी क्लासिकल टाइप की, वो उन्होंने की है। लेकिन what makes Momin's poetry different from Ghalib is something that is inherent to Momin himself, you know, and जिसको कि संस्कृत में कहते हैं शायद प्रतिभा, you know, the way that his creativity works, the way he captures ideas, because इश्किया शायरी तो है लेकिन उसमें एक खास तरह का तंज भी है और नाजुक ख्याली भी है, और साथ साथ उसमें एक तरह की ऑनेस्टी भी है। और ऑनेस्टी इस तरह से है कि उन्होंने शायद वो वाहिद शायर हैं जिन्होंने अपने इश्किया जो उनके एक्सपीरियंसेस थे इश्क में, यानी एक्चुअल इश्क मजाजी, नॉट इश्क हकीकी एट ऑल, क्योंकि इश्क हकीकी तो उन्होंने बहुत बाद में वो थोड़े से वो हो गए थे, जिसको कहते हैं जिहादी। लेकिन शुरू की जो उनकी मतलब वो तो बहुत टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, और उनकी खैर ये तो आपको मालूम ही होगा कि वो छत से गिर करके उनकी अचानक मौत हो गई थी। तो ये जो उनकी शायरी में जिसको गालिब बहुत पसंद करते थे, एंड विच गालिब कुडंट रियली अचीव, उसकी वजह यही थी कि मोमिन्स मेकअप, मोमिन्स पर्सनैलिटी was very different from Ghalib, and it was his way of thinking and approaching life that made him write that kind of poetry. So let's get to the second part of my inquiry, which is, the first was कि उनके हुलिया जो है वो इस कदर क्यों डिटेल में बताया गया है, और दूसरा ये कि मोहम्मद हुसैन आजाद ने क्यों उनको ड्रॉप कर दिया था अपने पहले एडिशन में, और क्यों उन्होंने एक बहाना बनाया था कि मुझे मोमिन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो जब हम इस चीज को प्रोब करते हैं तो हम थोड़ा सा मजहबियत में जाना पड़ता है हमें। मोमिन का जो खानदान था वो शाह वलीउल्लाह और उनकी फैमिली से बहुत करीब था, बल्कि शाह वलीउल्लाह का जो मदरसा था वहीं पर मोमिन ने अरबी फारसी और वो सब पढ़ा था, और उनका नाम भी क्या कहते हैं तजवीज़ वहीं से हुआ था। तो लेकिन शुरू में तो वो बिल्कुल भी मतलब मजहबी नहीं थे, लेकिन बाद में वो सैयद अहमद बरेलवी से थोड़ा जुड़ गए थे, और उन्होंने उनके एक कसीदा भी लिखा उनके नाम पर। तो इट इज पॉसिबल, आई मीन अगेन ये स्पेक्युलेटिव है थोड़ा सा कि हम अंदाजन से कह रहे हैं कि मोहम्मद हुसैन आजाद वाज belonged to, he was a Shia, and Momin is at the exact opposite of that spectrum. तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने मोमिन को शामिल ना किया हो, क्योंकि ये इतना बड़ा, इट्स वेरी एग्रीजियस ये एरर कि कोई उर्दू की हिस्ट्री लिखे, उर्दू पोइट्री की तारीख लिखे और उसमें मोमिन को ना शामिल करे। आप बताइए, अभी ये सवाल जवाब में हम इसका इसका हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस चीज को
समझना हमें फिर उस दौर की जो पॉलिटिक्स है उसमें उसमें जाए बगैर इट्स नॉट पॉसिबल। उनकी जो राइवलरीज हुआ करती थी उस जमाने में, शायद आपस में, वो महज कहानियां नहीं है। वी कैन नॉट, उनको हम ब्रश असाइड नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट। आखिर गालिब ने क्यों इतना सफर किया? क्यों उनको कोतवाल ने गैम्बलिंग के वो करके उनको जेल में बंद कर दिया? मतलब 6 महीने तक एक इतना एमिनेंट शायर, वो 6 महीने तक कारागार में, जेल में है। उसके ऊपर गैम्बलिंग का वो किया जा रहा है। और फिर उसी जमाने में गालिब ने कहा कि मुझे तब मालूम हुआ कि कौन मेरे असली दोस्त हैं। सो ये सारी चीजें राइवलरीज की वजह से होती थी। जो आपस में राइवलरीज थी, अम, वो प्ले आउट करती थी उस जमाने के का जो लिटरेरी मिलियू है। तो चूंकि मेरी रिसर्च जो है वो लिटरेरी कल्चर पर ज्यादा मबनी है, इसलिए गालिब पर भी जो मैंने काम किया है उसमें भी मैंने गालिब को एक ब्रॉडर मतलब पर्सपेक्टिव में दिखाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ कि उनकी फारसी शायरी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि वो 5 गुना ज्यादा है उर्दू शायरी से। आखिर ये क्यों हुआ? वाई? इट वॉज बिकॉज ऑफ द टाइम्स ना। फारसी लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, और ईरान में इंडियन फारसी और को वो अहमियत नहीं दी गई। So these are some of the things that I'm looking at um, uh, in my work on Momin. मैं ये चाह रही थी कि बजाय इसके कि मैं बहुत लंबा लेक्चर देती चलूं, मैं सवाल जवाब में ज्यादा बिलीव करती हूँ, पार्टिसिपेशन में ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें सवाल पूछना, या अगर किसी और पहलू पे आप चाहते हैं कि मैं उस पर ज्यादा बात करूं, तो आप मुझे बताइए। आई कैन टॉक मोर अबाउट दैट। जी मैम, सबसे पहले मैम मैं ही कुछ पूछना चाहूंगा। हाँ अ, जरूर, प्लीज गो जी अहेड। मैम, पहले तो मैम बहुत शुक्रिया, आपने मैम कई ऐसे निकात पर रोशनी डाली जहां पर हम ट्रेडिशनली, हमने भी मोमिन को जैसे एक महीना पढ़ा, पर इन निकात पर कहीं भी हमने बात होती नहीं देखी। पहला तो मैम मेरा सवाल ये है कि सिवाय जिया अहमद अहमद बदायूनी के, जिन्होंने मोमिन पे कहते हैं एक काबिल कदर काम किया है, या नियाज फतेहपुरी ने जो खास नंबर निकाला उसमें कुछ अच्छे मजामीन थे, उसके अलावा मैम हमने जो जो मुताले मोमिन के देखे, खासकर कुछ सेमिनार्स इधर उधर हुए थे, हमने ऐसा पाया मैम कि उन सब में सिर्फ और सिर्फ आबे हयात का एक किस्म का चरबा है। आबे हयात में जो 2-3 हिकायात हैं, कि भाई वो एक जो 2-3 उसमें किस्से हैं छिपकली छोटे वाली। मोटे। जी जी। हाँ। तो उनका चरबा है मैम। एक तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या सोर्सेज हैं मैम, अगर मोमिन को हम समझना और पढ़ना चाहें सिवाय आबे हयात के उस खाके के। पहली बात तो ये है मैम। दूसरी बात यह है मैम, जो आपने कहा कि ये सोचने लायक बात है कि आबे हयात में पहले उसका जो एडिशन था उसमें मोमिन को क्यों नहीं शामिल किया गया। इसका मैम मुझे ये लगता है कि हुसैन आजाद ने पहले ही पैराग्राफ में एक इशारा दिया है, वो मैं सब सामीन के लिए पढ़ना चाहूंगा। वो इशारा क्या हाँ है, एक बिल्कुल। बार। हाँ हाँ। जी, 30 सेकंड लगेंगे। पहली दफा इस नुस्खे में मोमिन खां साहब का हाल ना लिखा गया। वजह यह थी कि दौरे पंजम जिससे उनका ताल्लुक है, बल्कि दौरे सोम और चहारम को भी अहले नजर देखें। यहां से वो बात शुरू होती है। देखें कि जो अहले कमाल इसमें बैठे हैं किस लिबास और सामान के साथ हैं। किसी मजलिस में बैठा हुआ इंसान जब ही जेब देता है कि उसी सामान और शान और वज़ा और लिबास के साथ हो जो अहले महफिल के लिए हासिल है। ना हो तो ना मौजू मालूम होता है। तो ये वो जो शान लिबास का ये जो इशारा है, एक ये मैम इस पे आप रोशनी डालिएगा। और तीसरी बात मैम, क्वेश्चन नहीं है, वो एक मेरी एक क्यूरियोसिटी है, सिर्फ एक मैं एक नुक्ता है एक डालना चाहूंगा बीच में। एक 1857 का जो दिल्ली का गदर था, बाद में एक किताब छपी उस पे 1857 की कहानी, मुंशी जीवन लाल की जबानी, जो कि अंग्रेजों का एक कहते थे कि अंग्रेजों की मुखबिरी वगैरह करता था वो मुंशी जीवन लाल।
तो मैम ये जीवन जीवन राम जीवन लाल ये अलग शख्स है मैम, वो वही तो शख्स नहीं है? बस मैम नहीं, ये ये तो तीन बातें। दोनों अलग है, क्योंकि जी। जीवन राम की जीवनी काफी पब्लिकली नोन है। उनके वालिद और उनका जो जो ट्रेनिंग उनकी है एज एन आर्टिस्ट, वो सब हमें मालूम है। तो वो जीवन लाल और जीवन राम तो एक नहीं है। ये इस पर आर्ट हिस्टोरियंस ने काफी काम किया है। अगर आप जीवन राम को गूगल करें तो आपको ऐसे भी काफी आसानी से उनके बनाए हुए बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे। जहां तक ये सवाल आपने जो पढ़ा, वो सेकंड एडिशन है इसका। आब हयात का जो पहला एडिशन है वो मिलता नहीं है, जिसमें उन्होंने उसको गायब कर दिया था। शायद किसी लाइब्रेरी वगैरह में मिल जाए, लेकिन आमतौर पे जो हमारे हमारे पास भी जो है 1968 का है, बल्कि वो हमारे वालिद साहब की कॉपी है। तो वो उसमें वो सेकंड एडिशन का क्या ही रिप्रिंट्स हैं, पहला वाला नहीं मिलता मुश्किल से। मगर जो बात आजाद ने कही, उसको उसके ऊपर हम और गुफ्तगू कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही दिलचस्प बात है। एंड दैट हैज टू डू विद मोमेंट्स यूनिक, जैसे कि ये जो मोमिन की जो मसनवियां हैं, जिसका भी हमने जिक्र किया ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम गजल पे ज्यादा जोर दे रहे थे, क्योंकि एक्चुअली मोमिन की जो गजलें हैं वो उनकी मसनवियों से बहुत बेहतर हैं। मोमिन की जो मसनवियां हैं वो, जाहिर बात है, वो उनके जो इश्क थे उनके बारे में है, राइट। तो जिसमें उन्होंने बहुत खुल करके जिस्मानी रिलेशनशिप्स के बारे में उन्होंने लिखा है। तो आजाद जो थे वो अंग्रेजों की प्रोटेस्टेंट मोरालिटी के शायद से बहुत इम्प्रेस थे। वो बेहद अंग्रेजों से मुतासिर थे, एक तो ये बात। तो वो इस वजह से वो मोमिन से थोड़ा सा शायद कट रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बहाने हैं कि मोमिन की वजह की वजह से, या उन्होंने बहुत ज्यादा इश्क या शायरी कर डाली इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अगर अगर उन्होंने दो गजलें भी मोमिन की को हम मान लें कि वो एक तरह से इतनी बेहतरीन है कि वो वही काफी है मोमिन को कैनोनाइज करने के लिए, है ना। वो जो हम में तुम में करार था, या मोमिन की मुसलसल गजल भी बहुत अच्छी है। मोमिन ने मुसलसल गजलें भी कही हैं, विच इज ऑल्सो समथिंग न्यू। पहले तो मतलब क़िता तो लोग लिखते हैं, लेकिन पूरी पूरी गजल, एक तो वो साहब वाली गजल है जिसमें कि अम, वो जो उनका जो ताल्लुक था उससे, साहिब जान से, अब भी तुम भी रहने लगे खफा साहब, इस तरह से वो पूरी गजल है, वो बहुत अच्छी है। और एक मुसलसल गजल देखे, मैं ढूंढे मुझे मिल जाए अगर। बस कीजिए खुदा खुदा साहब, उसका एक मिसरा है मैम शायद। हाँ, और जो ये सितम पता नहीं क्या है, कौन सी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुसलसल गजलें उनकी बहुत सी हैं, कई एक है, तो वो बहुत उम्दा है। सो आई 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 थिंक ये बहाना बनाया आजाद ने कि उनकी वजह ऐसी थी और वो फिट नहीं हो रहे थे, ऐसा। और ये भी बात है कि आजाद ने एक ढांचा बना लिया है और फिर उसमें वो सबको फिट कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा उनका हिस्टोरिकल मेथड है? ये मेथड ही जो है वो गलत है, जाहिर है। और भाई कोई सवाल हो तो पूछिए आप लोग। जी मैम, इसमें एक सवाल मेरा जो एक और था मैम, उस पे शायद हम्म। कि सोर्सेज क्या क्या है मैम, क्या क्या है मोमिन के बारे में, अगर अच्छा। ऑथेंटिक और फर्स्ट पर्सन सोर्सेज जानना चाहे कोई बंदा तो। हाँ, ये तो फर्स्ट पर्सन सोर्सेस तो अभी मुझे तो नहीं मिले हैं, लेकिन मोमिन के शागिर्द जो थे ना, शेफ्ता, उनको उनसे हमें मोमिन के बारे में मालूम, ज्यादा ऑथेंटिक चीजें हो सकती हैं। अ, जी। और तो जी मुझे कोई और अगर सवाल पूछना चाहे, यामिनी मैम या दूसरे लोग। जी। रमन भाई, जी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही हाँ है हाँ, जैदी बिल्कुल, साहब। गो अहेड। जी फरमाइए। जी, मैं
मैम के सामने बोलने की तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सवाल के लिए और नॉलेज लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बड़ा डर डर के बोल रहा हूँ। जरा जरा तो ऊंचा मैम ने बोलिए, डर अभी डर के तो अभी बोल रहे हैं, पर जरा ऊंचा भी बोलिए। हाँ प्लीज, डर डर के मत हाँ, बोलिए। वो ज्यादा हो गया थोड़ा सा। आ, आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। तो अभी दौरान गुफ्तगू हमने देखा कि मैम उससे बात कर रही थी कि अब हयात जो किताब मोहम्मद हुसैन आजाद ने लिखी, उसमें मोमिन का कोई भी तस्करा नहीं किया, जिक्र नहीं किया। और मैम ने एक अपना पॉइंट बताया कि शायद वो शिया थे, इस वजह से उन्होंने नहीं रखा। तो मैम शायद हमने कहीं पढ़ा था या सुना था कि गालिब भी लास्ट टाइम आते आते शिया हो गए थे, ऐसा शायद हम्म मैंने पढ़ा था। तो अगर ऐसी हम्म। बात होती तो शायद वो गालिब को भी न रखते अपनी किताब में। तो इस बारे में थोड़ा सा ये है कि या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वजह ना रही हो, दूसरी कोई वजह हो रखने की। और देखिए गालिब। एक सवाल। जी मैम। हाँ हाँ, नहीं, गो अहेड। हाँ पूछिए, आप और पूछिए। और एक सवाल ये है मैम कि निहाल फतेहपुरी साहब का जो मजमून था मोमिन पे, तो उन्होंने लिखा कि गालिब और जौक जो है बादशाह जफर को लूटने के लिए बैठे हुए थे, और सिर्फ जबरदस्ती उनको बादशाह बादशाह बनाए हुए थे, उनको हल्का कर रहे थे सिर्फ। तो और उसके अलावा उन्होंने लिखा कि मोमिन का इन सब चीजों से ताल्लुक नहीं रहता था। तो जब ताल्लुक नहीं रहता था मोमिन का, तो ये मुशायरों पे इनको क्यों बुलाया जाता था, या फिर ये क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा वो है कि दरबार में आप जाएंगे तो तस्लीम कम करनी पड़ेगी, तस्लीम देनी पड़ेगी, और ये सारी चीजें ये कहीं ना कहीं तो होता ही था। तो इसमें मैंने जरा सी रोशनी डाली कि इन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया कि गालिब और जौक जो है सिर्फ लूटने के लिए थे इनको, बादशाह जफर को। कोई बादशाह अच्छा नहीं थे, जबरदस्ती बनाए थे। जहां तो गालिब का शिया होने का ताल्लुक है, ये बात सही है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ, मतलब गालिब हमेशा थोड़ा सा शिया की तरफ रागिब थे। क्योंकि उनका जो पहला, सबसे पहला जो दीवान है, जो उनके हाथ का लिखा हुआ है ना, 1816 का, उसमें जो शुरू में उनका जो वो है ना इन्वोकेशन, वो सब शीए इन्वोकेशन है। तो ये तो उनके फेवर में जाता है ना, कि मोहम्मद हुसैन आजाद तो इस बात से खुशी होंगे अगर हम उस वाले एंगल को लेके चलें, कि वो शिया की तरफ रागिब थे, शी तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि मोमिन कितने मुशायरों में गए नहीं गए मोमिन, ये हमें कहाँ मालूम है। और मोमिन वैसे भी जो ये जो मिर्जा बेग की जो किताब है, दिल्ली का आखिरी मुशायरा, इसमें भी ये उन्होंने दिखाया है कि जब वो मोमिन को दावतनामा देने जाते हैं, तो मोमिन को बहुत ज्यादा इस बात से उछल कूद नहीं मचाने लगते कि उनको मुशायरे में बुलाया जा रहा है जहाँ पर बहादुर शाह जफर होंगे। और ये बात बहुत ही, सभी लोगों ने कहा है कि उनका दरबार से कोई ताल्लुक नहीं था जितना कि गालिब और जौक का था। मतलब गालिब तो इसलिए ज्यादा उनको जरूरत भी थी, और वो अपने को बड़ा शायर भी समझते थे। मोमिन के यहाँ ये सब हमें नहीं मिलता कि हम बड़े शायर हैं या हम ये हैं। मोमिन अपना जिसको कहते हैं ना कि वो शौकिया एक तरह से शायरी करते थे। उनका दीवान भी बहुत ज्यादा जखीम नहीं है। फारसी में भी उन्होंने शायरी की, फारसी का दीवान भी उनका मौजूद है, लेकिन जाहिर बात है उसको तो कोई पढ़ता नहीं है वैसे भी। उनके खुतूत भी मौजूद हैं, वो भी फारसी में है। तो उनको अरबी फारसी बहुत अच्छी तरह से आती थी। उन्होंने अरबी खास तौर से उनकी ट्रेनिंग थी उसमें। तो ये सारी चीजें हमें मालूम है उनके बारे में। आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं मुझे नहीं मालूम। जी जी मैम, मिल गया। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ क्योंकि जी मेहर कीजिए। साहिबा, आपने जो कहा कि वो पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा रहा होगा और डिस्क्रिमिनेशन रहा होगा, तो मोमिन का एक शेर है, पहुंचे वो लोग रुतबे को कि मुझे शिकवाए बख्त ना रसाई न रहा।
एक शेर, हालांकि किसी भी शेर को शायर का अपना अपना वो हाँ, नहीं माना जा सकता, राइट। पर ये फीलिंग कुछ ऐसी है कि ऐसा ऐसा एहसास होता है कि शायद ये शायर ने अपने बारे पे ही लिखा होगा, जाहिर है, ऐसा लगता है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन जरूर रहा होगा, और विक्टोरियन मोरालिटी काम करती रही होगी, हाँ, आजाद के लिए तो काम डेफिनेटली। की। और जगहों पर भी हमें मोमिन की मसनवियों में भी उन्होंने बहुत जगह पर कहा है कि मुझे बदनाम किया गया, मुझे जबरदस्ती मुझे हाँ, मेरे बारे में ये सब अफवाहें उड़ाई गई, जबकि ही वॉज वेरी ओपन अबाउट हिज अफेयर्स। उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं। साहब जान से उनका जो ताल्लुक था वो कोई छिपा हुआ नहीं था। उन्होंने साहब जान, कुछ लोग कहते हैं कि साहब जान ने जो गजलें लिखी वो मोमिन ने लिखी थी। अब ये सब कौन मालूम कर सकता, देयर इज नो वे ऑफ नोइंग नो वे। कि उस जमाने में लोग जो थे वो कॉपीराइट और इस सब के ऊपर कहाँ वो इतना ज्यादा गौर करते थे। जी। और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी गजलें यूं ही बांट दिया करते थे। गजलें लिखी, कोई आया मांगा, उन्होंने उनको दे दिया, फिर वो उनकी हो गई। तो इस तरह की चीजें होती थी। दैट्स ट्रू। डेफिनेटली। एक चीज और हमने कोशिश की है अपने किताब में, मतलब अभी तो जैसा कि हम बताया, ये तो बहुत ही शुरू का काम है असल में। अभी हम शुरू ही कर रहे हैं उसको। वो ये है कि हमने दिल्ली का की जो डेमोग्राफी है और दिल्ली का जो सोशल स्ट्रक्चर है उससे हम शुरू करेंगे किताब को। क्योंकि जब जो शहर दिल्ली शाहजहां ने शाहजहांबाद बसाया, तो पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी बादशाह ने बहुत ही डिलिबरेटली किला और शहर को आपस में जोड़ने की कोशिश की है। इसलिए अगर आप दिल्ली का शाहजहांबाद का अगर आप नक्शा देखें, तो जहां पर रेड लाल किला है, जहाँ पे जामा मस्जिद है, चांदनी चौक उसके सामने है, तो वो पूरा जो है शहर जिस तरह से लेआउट हुआ है उसमें उसके पीछे एक तरह की फिलॉसफी है। और उसमें फिर हम ये देख सकते हैं कि किस मोहल्ले में कौन रहता था। वो बहुत ही, मतलब इस पर काम हुआ है। तो मेरे पास वो किताबें मौजूद हैं दिल्ली के ऊपर, जो जिन्होंने इस चीज को बहुत गौर से देखा है कि व्हाट वाज द नेक्सस ऑफ पावर, कौन सी जगहों पर। और फिर बाद में ऑफ कोर्स नादिर शाह का हमला, और उसके बाद क्या हुआ और लोगों ने क्या क्या लिखा। तो वो सारी चीजें भी हम अपनी किताब में लेकर चलेंगे। इट्स ये किताब जो है ये महज मोमिन पर नहीं है। इट्स मोर लाइक a bigger view of that period, with Momin, of course, as the centerpiece. Is something like that. हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। Ah, please. हेलो। तो आई वाज हम ग्रुप पे अलग अलग चीजें पढ़ रहे थे, तो उनकी एक मसनवी मैं पढ़ रही थी। तो मेरा Mm-hmm. उसके रिलेशन में, नॉट उसके रिलेशन में बट जनरली स्पीकिंग, जो जितनी पेचदार बात शायरी में तब होती थी, मतलब इस्तिआरे इस्तेमाल होते थे, या इतनी ज्यादा हम पोएटिक डिवाइसेस डिफरेंट डिफरेंट तरह की इंट्रोड्यूस होती थी। इनफैक्ट कईयों का तो मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ होल्ड ऑन दैट, वो अब जाती हुई नजर आती हैं। काफी सीधी शायरी होती है। तो आप इसको किस तरह से लिटरेरी वर्ल्ड देखता है इसको? इज इट अ वाटरशेड पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अ लैंग्वेज, या ये एक लैंग्वेज ही का डिफरेंट, मतलब उसकी शेप ही चेंज हो रही है, या सेंसिबिलिटीज के साथ, या ये ऐसा है कि एक पड़ाव ऐसा भी आता है लैंग्वेज के साथ कि वी आर लूजिंग दोज पोएटिक डिवाइसेस एंड दे आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड? मतलब एक ऑलमोस्ट वर्स लाइक पोएट्री, गजल भी होती हैं कि सीधी ही बात है, इतनी डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं होती हैं, इतनी घुमा फिरा के बात भी नहीं होती है जितनी मोमिन ने या गालिब ने इतनी खूबसूरत चीजें आप बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये था। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या रीजन है कि जब हमने वो मुआजना पढ़ सुना कि गालिब गालिब इतने फेमस हो गए, पॉलिटिकल भी होगा, और मोमिन जिनका आप लिटरली काफिया 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 करके उन्होंने उसे कंपेयर किया है, ही इज इक्वल इफ नॉट मोर इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। पर Mm-hmm. क्या मोमिन को आज का मॉडर्न शायर हम समझ सकते हैं जिस तरह गालिब को? ऐसे ही एवरीबडी टॉक्स के ही रिलेटेबल, हर दौर में रिलेटेबल है, हर दौर में, हर उम्र में रिलेटेबल है।
तो क्या मोमिन को आप इस तरह से देखते हैं, शायर को? अगर है तो क्या वजह है कि वो इतनी उन पे बात नहीं होती है आज? ये दो क्वेश्चंस आई हैव। These थैंक are यू। very, very good questions, and thank you for asking them, and I'll attempt to answer. So, as far as the first question is concerned, कि अब हम क्यों नहीं उस लेवल की शायरी कर पाते, उतनी पेचीदा या उतनी मुसज्जे, उस उसका जवाब ये एक हो सकता है कि पहले शायरी एक प्रोफेशन था। लोग राइट। है जो शायर होते थे वो उनका प्रोफेशन ही शायरी होता था। वो दिन रात काविश करते थे अच्छा शेर बन जाए, और उस पे बहुत मेहनत करते थे। और उनके उस्ताद हुआ करते थे जो उन्हें सिखाते थे, समझाते थे, उनकी उनके वर्सेस को पॉलिश करते थे। तो वो एक दूसरा जमाना था, स्लो पेस थी, लोगों के पास इतना वक्त था और प्रोफेशन था उसमें, मतलब वो पेट्रन्स होते थे उनके। अब आज के दौर में देखिए, जो शायर हैं वो उनका प्रोफेशन शायरी तो नहीं है, उनका वो सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग पे है। वो कुछ और हैं, या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या जो भी हैं, बहरहाल। और वो शायरी करते हैं एज अ, क्योंकि उनके अंदर ये एक अर्ज है, एक प्रतिभा है, वो शायरी करना चाहते हैं, वो अल्फाज के मीडियम से अपने ख्याल जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन इतना उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो एक एक लफ्ज को लेकर के पूरा पूरा दिन बैठे। तो जाहिर है अब उनकी ट्रेजेक्ट्री मुख्तलिफ हो गई। जमाना जो है वो इस कदर बदल गया है पिछले 10-15 साल में। अब आजकल तो देखिए हम लोग एआई से जूझ रहे हैं, कि ऐसा ब्रेन कहीं ना बन जाए जो ह्यूमन से भी ज्यादा शार्प हो, तो फिर क्या होगा? हम लोग का तो जवाल ही हो जाएगी, ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाएगी। सो शायरी के जो एंग्स्ट है ना, हमेशा एक एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट होती है ना, क्रिएशन और लाइफ एज इट इज लिव्ड, इसके दरमियान हमेशा एक टसल रहती है, राइट? तो उसी को शायर बयान करता है हमेशा, ज्यादातर थ्रू इमेजिनेशन ऑफ कोर्स। तो गालिब और मोमिन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि गालिब की जो दुनिया है, गालिब का जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा वसी है मोमिन के मुकाबले में। गालिब जो है वो बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल इश्यूज पर उन्होंने गौर किया है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में। इस तरह का शेर आपको मोमिन के यहाँ नहीं मिलेगा। और भी इस तरह के उनके पास है ना, कि जिसमें कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्श पा पाया। ये उन्होंने मुस्तरद कर दिया था क्योंकि वो पा पाया की वजह से, यानी इस कदर लोग बारीकी से उस जमाने में देखते थे कि कहाँ सख्ता आ गया और कहाँ रेपिटेशन हो गया, ये वो वगैरह वगैरह। तो गालिब का जीनियस जो है वो अलग है मोमिन से। मोमिन, जैसा कि अभी हमने बात भी की थी, शौकिया शायर हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल महज इश्किया शायरी के लिए करते हैं। उनकी जो एंग्स्ट भी है वो सिर्फ इश्किया हद तक है, वो दुनिया भर के एंग्स्ट को लेकर के नहीं चलते, जो कि गालिब के यहाँ है। ढापा कफन ने दाग उयूबे बरहनगी, मैं वरना हर लिबास में नक्शे वजूद में क्या था, नंगे वजूद था मैं वरना हर क्या मतलब? अभी ये है ना कि गालिब के जो जो बेस्ट अशार हैं वो मोमिन कैनॉट रीच दैट लेवल। अब मोमिन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हम सवाल एक्चुअली सकवाल साहब से करने वाले थे। पहला मैं शुरू में यही पूछना चाह रही थी कि आपका स्टडी सर्कल मोमिन को क्यों इस तरह से पढ़ रहा है। ऑफ कोर्स मोमिन इज रेलिवेंट, every poet is relevant actually, because पोइट्री क्या करती है? पोइट्री हमें सच्चाई की तरफ ले जाती है ना। पोइट्री लिटरेचर तो ट्रूथ की तरफ
ले जाता है हमको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइम्स कि हम शायरी पढ़ें, चाहे वो मोमिन हो, चाहे ज़ौक़ हो, चाहे जो हो। एवरीवन हैज समथिंग टू से, वी हैव टू समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। और गजल ऐसा सिन्फ सुखन है, टू आंसर योर अदर क्वेश्चन ऑल्सो, बैक टू गो बैक टू इट, कि it has survived from the 7th century to now, by constantly adjusting itself to the needs, to the changing times. You know, it has kept evolving, um, and not just in Urdu. It has in English, you know, बहुत बहुत अच्छी गजलें कही जा रही हैं। मेरी एक बहुत पसंदीदा शायर है A.E. स्टॉलिंग्स। तो वो अंग्रेज है शायर, लेकिन वो गजलें कहती है। तो और भी हैं इस तरह के लोग। तो गजल जो है वो अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, देखिए कॉम्प्लेक्सिटी एक एसेट है। दो लाइन में आपको पूरा ख्याल वाजे करना है तो आपको जाहिर है हर चीज को बहुत कंडेंस करके कहना पड़ेगा, है ना। और जब भी आप कंडेंस करेंगे किसी भी चीज को, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लामहला आ जाएगी। और सिंपल अल्फाज में कहना भी सहले मुमतना, मतलब दैट टू इन इटसेल्फ इज एन आर्ट, राइट। जैसे कि मीर है या और भी हैं इस तरह के, मोमिन भी हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही हर तरह से, मतलब जितनी भी सन्नतें हैं उनको हम लाएं, मतलब वो भी लाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम बहुत ही कम, बहुत ही सादा अल्फाज में भी हम अगर कोई बात को अदा कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छी शायरी की निशानी है। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों से मिल करके, और इस ग्रुप से मुझे जुड़ करके मुझे आपने शामिल किया। मैंने जो आपने अपलोड किए हैं ऑडियोज, वो भी मैंने सुने। अम, इंतहाई अच्छी सलीस उर्दू में सब लोगों ने पढ़ा, सबका तलफ्फुज भी बहुत ही उम्दा था। तो आप ये बताइए कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया। अब आप ये सवाल का जवाब दीजिए, सकबाल मैम, साहब। जी मैम, मुझे इंस्पिरेशन, मैम देखिए, सबसे पहले जो मुझे इंस्पिरेशन आया, वो तो चलिए उर्दू का कुछ शेर वेर इधर उधर सुन लिया होगा, वो तो हमारे दिल्ली के आसपास के लोग हैं, हम तो दिल्ली के आसपास उर्दू घूमती रहती है। लेकिन जो आला ज़ौक़ मैम आया, सबसे पहले मैंने 2018 में कई चांद थे सरे आसमां पढ़ा था, हम्म। फारूकी साहब का ही। वो मैं जबकि दोबारा हम्म। नहीं पढ़ पाया, अब तक मुझे बड़ा मलाल है, क्योंकि उस वक्त जाहिर है मेरी इब्तिदाई तालीम थी उर्दू में। अब मैं कुछ कदम आगे बढ़ चुका हूँ, अब मेरे लिए पढ़ना वो हम्म। ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैम हम्म। वहां से मैं शुरू हुआ, और मैम जब मैंने इसको पूरी तहजीब को, इसको कॉन्टेक्स्ट में, इसको अंदर तक देखा, तो मुझे मैम, जबकि मैं हरियाणवी जबान है मेरी मादरी जबान जो है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ मैम, अगर उत्तर भारत में रहते हुए आपको किसी भी जबान का, अपनी नेटिव जबान का सबसे आला ज़ौक़ अगर पैदा करना है, और उसकी पूरी नफासत और सलासत के साथ, तो मैं इस बात पे पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि उर्दू जबान के अलावा, मतलब हमारे उस ज़ौक़ की कहीं भी उसकी परवरिश, या उसका कहना चाहिए कि इख्तिताम, या कहीं भी उसका, उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती। तो यही चीज़ है मैम जिसने मुझे उर्दू लिटरेचर से बांधा, और अब मैं देखता हूँ जो ज़ख़ीरा मेरे सामने है, और ऐसा लगता है कि अगर हम पूरी ज़िंदगी और कई कई ज़िंदगियां लेके भी उसमें अगर मुताले में लगे रहें, तो इतना बड़ा वो ज़ख़ीरा है। और हैरत की बात है कि वो कंटेम्प्रेरी इंडिया में ऐसा लगता है जैसे वो था ही नहीं, या एक 1700 से लेके सन 1950 या 2000 तक एक खला है पूरा इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आप या तो उर्दू को पढ़ नहीं पाते हो, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, या आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हो जो उस वक्त था ही नहीं। तो कहीं न कहीं जो एक मैम इंटेलेक्चुअल खला लोगों के अंदर पैदा हो रही है, इससे भी मैं बहुत परेशान भी था और हूँ भी, अजीब भी लगता है। लेकिन बहरहाल मुझे अपने संतोष के लायक चीज़ मिल गई है। हाँ, मतलब उर्दू हम्म, मैं खास ना तौर अपनी से। हम्म,
स्मृति गो रमन है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि फसाना है आजाद पूरा पढ़ के इन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनको उर्दू से अकीदत है एक्चुअली, हमको लगता है हाँ, बहुत हाँ, ज्यादा। मुझे भी लग रहा है कि हाँ, इनको अकीदत है, क्योंकि इतनी मेहनत से ये सब चीजें कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ अकीदत ही हो सकती है। मैम, एक हाँ प्लीज। थोड़ा सा सवाल ये था कि अभी आपने दौरान गुफ्तगू ये कहा कि मोमिन जो है शौकिया शायर थे, मतलब कोई उनका खाते पीते घराने के थे, कोई उसकी जरूरत नहीं थी उनको, कि हम्म। इसी शौकिया थे, अपने शायरी कर रहे थे। हम्म। और गालिब का मसला ये था कि जरिया माशी यही था उनका। जी। तो अब ये जो नाकदीन नक्काद ने इतने सारे मजामीन किताबें शाये कर दी जो गालिब पे तरजीह दे रहे हैं मोमिन को, तो ये सारी चीजें तो मैम फिर बेमानी हो गई एक तरह से, कि गालिब से कोई तकाबुल है ही नहीं मोमिन का किसी सूरत। क्योंकि गालिब का तो फिलोसफी भी चीजें हमको मिलती हैं और बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं। अब बकौल आपके कि मोमिन से शौकिया शायर से तो कोई मतलब है नहीं इस चीज का। फिर मुझे भी ऐसे ही लगता था। अब आप इस चीज पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, मुआजना करना एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन वो एक कोई वो नहीं है कि कोई यार्डस्टिक नहीं है जिससे कि हम लेकर के नापने लगे लोगों को। जैसे कि लोग कहते हैं मीर बड़े शायर थे कि गालिब। अभी ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। देखिए कैसे इसको इसको हम कर सकते हैं। अगर हम एज अ होल भी लें तो मीर के 7 दीवान हैं, गालिब ने सब काट छाट करके एक छोटा सा दीवान कर दिया। गालिब असल में गालिब ने जो काट छाट की वो उन्होंने बहुत ही एक मार्का अंगेज काम किया, क्योंकि अगर वो अपनी सारी शायरी शामिल कर देते तो शायद वो इतने बड़े शायर ना समझे जाते, क्योंकि उनकी बहुत सारी शायरी इतनी मुबहम है कि वो बिल्कुल समझ में नहीं आती, और इतनी फारसी ज्यादा है कि लोग उससे घबरा भी जाते। तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे अशार भी काट दिए। लेकिन ये तो उनकी जहानत और उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग की मिसाल है कि उन्होंने सब काट छाट करके एक इतना छोटा सा दीवान बना दिया कि आप अपने पर्स में रख के चले जाइए। अब मीर का क्या है, ज्यादातर लोग मीर का इंतखाब ही पढ़ते हैं। अगर आप देखिए कि हाउ मेनी इंतखाब्स ऑफ मीर हैव बीन पब्लिश, सो मेनी, जितने बड़े बड़े शायर हैं सब ने मीर का इंतखाब किया। सरदार जाफरी ने किया है, क्या कहते हैं, अब इस वक्त मुझे सारे नाम नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन फिराक गोरखपुरी और सब सब ने मीर का इंतखाब किया, इसलिए कि 7 वॉल्यूम्स में कौन पढ़ेगा। So what we have of Mir is again a very selected, uh, uh, curated version of Mir. But जैसा कि मेरे वालिद साहब ने कहा है, we need to read Mir very closely and thoroughly. We need to read the whole of Mir. है ना, उनकी मसनवियाँ कितनी उम्दा है, वो कहाँ कोई पढ़ता नहीं है। शोले इश्क वगैरह और भी हैं उन्होंने जो जानवरों पे लिखी हैं। तो ये जो मुआजने वाला जो जो क्रिटिकल ये जो है, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट कि इसको हम लेकर के बैठ जाएं कि जहाँ यहाँ उन्होंने ज्यादा अच्छा कह दिया, सो व्हाट, कहीं पे किसी और ने ज्यादा अच्छा कह दिया, राइट। जी मैम। एक मैम मैं जैसा कुछ कि कह सकता हूँ। आपने जी कोई एक कुशल साहब सेकंड, कुछ कह रहे मेरा थे? जो दिल डॉगी बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं अंदर आने मैं के कुछ कह सकता हूँ। एक हाँ हाँ सवाल जी मेरा भी था रमन भाई। क्या बात है अभी दिलकश, आओ। अभी 1 घंटा होने में आया है, अभी मैम को जाना भी है, हाँ। तो मेरे ख्याल से कोई एक शख्स कोई एक सवाल पूछ लीजिए और हाँ बस एक फिर पूछ हम लीजिए। खत्म करेंगे इसको, महफिल को। हाँ फिर और कभी अगर मैं आप और सबके आप मुझे बिहाफ पे लिबर्टी मौका ले दीजिए। सकूं, अगर मैं आप सबके बिहाफ पे लिबर्टी ले सकूं, तो वो एक सवाल भी मैं ही पूछ लेता हूं, वो कि जरा हाँ अरे मैम आप वो जरा सूर्या को पूछने दीजिए ना, सूर्या पूछना चाह रहे हैं। इरशाद। अ, नमस्ते, आदाब, प्रणाम। मैं हाँ। सूर्य हूँ। मेरा सवाल कोई ऐसा डायरेक्टली मूवमेंट पर नहीं है, पर मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हम बात करते हैं कि भाई न केवल शायरी में, पर सिंस वी आर टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट शायरी, कि फलां शख्स इतना बड़ा हो गया कि उसके जो मासरीन थे, जो कंटेम्पररीज थे, वो छुप गए उसकी छाया में। लेकिन बावजूद इसके हम जब भी उसके सामने कंटेम्पररीज पर बात करते हैं तो हम उस बड़े आदमी को ले ही आते हैं। मसलन अब गालिब की, हम मोमिन की बात कर रहे थे, तो अगर हम कंपैरिजन ना भी कर रहे हों, अगर हमने गालिब को एक मानक ना भी मान लिया हो, बावजूद इसके हम बात करते करते मोमिन के बारे में या
जौक के बारे में या किसी भी उसके उनके मास्टरिंग के बारे में हम गालिब को ले आते हैं। या साइंस में हम भाई अगर श्रोडिंगर के बारे में बात करें डायरेक्ट की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आ जाती है कि वो बड़े थे। तो ये अक्सर क्यों होता है कि हम बात करते हुए उस बड़े आदमी को घुमा फिरा के ले ही आते हैं, जबकि अगर हम ओरिजिनलिटी की बात नहीं करते। कुल मिला के मेरा कहने का प्रश्न ये है कि हम क्यों अक्सर अक्सर बात करते हुए सिर्फ ओरिजिनलिटी की बात नहीं करते और कंपैरिजन पर पहुंच जाते हैं, जो उनके वक्त का बड़ा था उससे, या तथाकथित बड़ा था। देखिए, कुछ ऐसा होता है कि लिटरेरी कल्चर्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो राइज हो जाती हैं, करंट हो जाती हैं, मतलब जिनको कि लोग पसंद करते हैं। और हमारे कल्चर में ये बहुत मतलब ये करंट है कि हम मुआवजा करें। हमेशा हम यही करते करते चले आए हैं। लेकिन गालिब को लाना, गालिब तो उर्दू के लिए उनका जो उनका जो स्टेटस है गालिब का, वो जैसे कि शेक्सपियर का अंग्रेजी में है, मतलब विदाउट शेक्सपियर को लाए हुए शायद ही मतलब हम किसी को उतना उस लेवल का समझते हो। तो गालिब एक तरह से हमारे वो हैं, टचस्टोन है कि उनसे बड़ा शायर कौन है। मीर को लोग मानते हैं। सो जैसा कि it's a game, you know. I think it's more like a game, but Ghalib does stand tall. I don't know how to exactly. जी नहीं हाँ। मेरे अगर मैं आगे बढ़ा सकूं बात थोड़ी सी, तो कहने का सेंस ये था मेरे कि जब हम ओरिजिनलिटी की बात कर रहे हैं, जब हम सिर्फ मोमिन पे बात कर रहे हैं, तो हम घूम फिर के फिर कंपैरिजन पे क्यों पहुंच जाते हैं कि फला बात मोमिन ने कही जो गालिब के जैसी थी, या गालिब ने ऐसी कहा था, मोमिन भी वहां हाँ, तक पहुंच गए। तो हमें सिर्फ मोमिन के नहीं, बारे में हमें या किसी के बारे में बात एक्चुअली करनी हमें चाहिए। नहीं करना चाहिए। बहुत हम्म। सारे लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो शेर खोद खोद करके ले आते हैं कि ये देखिए, ये बेदिल का शेर था जो गालिब ने कॉपी किया, ये फलाने का था जो उन्होंने कर दिया। अब ये हमें नहीं मालूम हो एग्जैक्टली है कि क्या सचमुच उन्होंने उसको सामने रख के किया, या क्या कान टू पीपल थिंक इन द सेम वे, ऐसा पॉसिबल है। और अगर उन्होंने उस शेर को सामने रख करके ऐसा बना भी दिया तो सो व्हाट, यू नो। उसको हम एक खराबी क्यों समझे? हम उसको यही समझेंगे कि भाई उन्होंने उससे इंस्पिरेशन ली। तो एक्चुअली अब आई हैव टू, मुझे जाना है, वरना मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने में। और सकबाल साहब, शायद फिर आप दोबारा हमें कभी बुलाएंगे, तो मैम आपका वो बड़प्पन है मैम, बुलाइएगा आप जब ऐसा हमारे पास कहती हैं। वक्त। हम तो चाहते हैं आप रोज हम आपसे बातें सुने। नहीं नहीं मैम नहीं, कौन पॉसिबल मैम नहीं है।